नमस्कार। अगर किसी कंपनी ने हाल ही में नए शेयर्स जारी किए हैं तो ये जानकारी उसके लिए बहुत ही काम की है। तो चलिए आज हम समझेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा यानी फॉर्म PAS3 आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। तो आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, नए इन्वेस्टर्स आ गए हैं और नए शेयर भी अलॉट हो चुके हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। पर अब सवाल ये उठता है कि इस बड़े बदलाव को कानूनी तौर पर ऑफिशियल कैसे बनाया जाए। मतलब शेयर बांटने के बाद अगला सही कदम क्या होना चाहिए। तो इसका जवाब है फॉर्म PAS3, जिसे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है जो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC को देती है, ये बताने के लिए कि कंपनी ने नए शेयर्स जारी किए हैं। इसका मकसद भी आप देखें तो बहुत सीधा सा है, ट्रांसपेरेंसी। जब ये फॉर्म जमा होता है तो कंपनी के शेयर कैपिटल का जो रिकॉर्ड है वो ऑफिशियली अपडेट हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया भारत में कंपनीज एक्ट 2013 के तहत होती है। अच्छा, अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इसे फाइल करने की जो डेडलाइन है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि शेयर आखिर किस तरीके से अलॉट किए गए हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी अंतर है। अगर शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए दिए गए हैं तो आपको सिर्फ 15 दिन मिलते हैं, लेकिन बाकी सभी केसेस में जैसे कि राइट्स इशू या बोनस इशू आपको पूरे 30 दिन मिलते हैं। इस छोटे से अंतर को याद रखना बहुत जरूरी है। और ये डेडलाइन इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो हर एक दिन की देरी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगता है, और ये जुर्माना बढ़कर काफी ज्यादा हो सकता है। नॉर्मल अलॉटमेंट के लिए ये 1 लाख तक जा सकता है, लेकिन सोचिए प्राइवेट प्लेसमेंट के मामले में ये 25 लाख तक पहुंच सकता है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि टाइम पर फाइलिंग कितनी क्रिटिकल है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। चलिए अब बात करते हैं कि इसे प्रैक्टिकली फाइल कैसे करना है। यहाँ इस प्रोसेस का एक सिंपल सा रोड मैप है। प्रोसेस देखा जाए तो काफी सीधा है। MCA पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड करिए, प्रीफिल ऑप्शन से जानकारी भरिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, डिजिटली साइन करके फीस पे कर दीजिए, और हाँ, आखिर में जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यानी SRN मिलता है उसे संभाल कर जरूर रखिएगा। अब फॉर्म के साथ कुछ जरूरी कागजात भी लगते हैं। इनमें सबसे जरूरी है अलॉटीज की पूरी लिस्ट, यानी वो सब लोग जिन्हें शेयर मिले हैं। साथ में अलॉटमेंट को अप्रूव करने वाला बोर्ड रेजोल्यूशन, और अगर शेयर कैश के अलावा किसी और चीज के बदले दिए गए हैं तो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी लगानी पड़ती है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, कोड क्राफ्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। उन्हें एक नए इन्वेस्टर से फंडिंग मिलती है और वो उसे शेयर अलॉट करते हैं। तो अब इस नई ओनरशिप को कानूनी रूप से पक्का करने के लिए उन्हें ROC के पास PAS3 फाइल करना ही होगा। अब कुछ ऐसे सवालों को लेते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं, ताकि इस टॉपिक से जुड़ी हर तरह की उलझन दूर हो सके। एक सवाल जो बहुत कॉमन है, क्या बोनस इशू के लिए भी PAS3 फाइल करना पड़ता है? मतलब जब कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देती है। तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। भले ही बोनस शेयर मुफ्त में मिलें, लेकिन वो हैं तो नए शेयर ही, इसलिए बोनस इशू की जानकारी भी आपको 30 दिनों के अंदर PAS3 के जरिए देनी ही होती है। अच्छा, तो फिर राइट्स इशू का क्या, जिसमें मौजूदा शेयर होल्डर्स को और शेयर खरीदने का मौका दिया जाता है? इसका जवाब भी हाँ है। राइट्स इशू में भी तो नए शेयर ही अलॉट होते हैं, इसलिए इसके लिए भी 30 दिनों के अंदर PAS3 फाइल करना जरूरी है। और ये एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर किसी और को बेचता है तब भी ये फॉर्म भरना पड़ता है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। PAS3 सिर्फ तब काम आता है जब कंपनी नए शेयर जारी करती है। मौजूदा शेयरों की आपस में खरीद बिक्री एक पूरी तरह से अलग प्रक्रिया है, जिसे शेयर ट्रांसफर कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये फॉर्म भरना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये अच्छे कॉर्पोरेट कंप्लायंस को बनाए रखने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इससे इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स दोनों का कंपनी पर भरोसा बढ़ता है। इस पूरे बात को एक लाइन में बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। PAS3 दाखिल करना केवल एक प्रक्रिया नहीं है, ये आपके शेयर कैपिटल में हुए बदलावों की कानूनी मान्यता है। तो अब जब ROC आपका PAS3 अप्रूव कर देता है
उसके बाद क्या? अगला लॉजिकल स्टेप है शेयर सर्टिफिकेट जारी करना। नए शेयर होल्डर्स को ये सर्टिफिकेट 2 महीने के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है, क्या कंपनी का जो शेयर कैपिटल का रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से ऑफिशियल और कानूनी तौर पर अप टू डेट है? देखिए, कंप्लायंस के इन स्टेप्स को अगर शुरू में ही समझ लिया जाए तो बाद में होने वाली बहुत सारी कंफ्यूजन और भारी जुर्माने से आसानी से बचा जा सकता है।